हेलो विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आपकी अपनी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। रोजाना की तरह आज भी अपन ज्योग्राफी की क्लास पढ़ते हैं। अपन इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ रहे थे और इंडियन ज्योग्राफी जो बीए 6 सेमेस्टर में भी चलता है और आने वाले कंपटीशनों के लिए भी ये उपयोगी है। एक तरह से मल्टीपर्पज क्लासेस होती है ये, जो एक ही काम के लिए नहीं, बहुत सारे काम आपके आएंगे। ठीक है, तो अपन इंडियन मानसून के बारे में पढ़ रहे थे और अधिक से अधिक बच्चों को, अधिक से अधिक अपने दोस्तों को इस क्लास से जोड़ने की कोशिश करें। ये सुबह के समय 8 बजे ये क्लास डेली चलती है। अब एडमिशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है और एडमिशन की प्रक्रिया से प्रभावित होकर के अपन शाम को भी एक क्लास स्टार्ट करेंगे जो राजस्थान का भूगोल रहेगा। ठीक है, तो राजस्थान का भूगोल शाम को समय 5 बजे के लगभग मैं समय बता दूंगा और इंडियन ज्योग्राफी रहेगी अपने सुबह 8 बजे। ठीक, तो समय पर उपस्थित होकर और इन क्लासों को पढ़ लीजिए। आने वाले समय में आपके कंपटीशन और एग्जाम एक तरह से सुलभ हो जाएगा। तो देखिए, इंडियन मानसून के बारे में पढ़ रहे थे अपन। एक तरह से कल जो पिछली क्लास थी उसी क्लास में मैंने समझाया था कि भारत के दक्षिण में जो हिंद महासागर है, उस हिंद महासागर में जो 0 डिग्री पर भूमध्य रेखा है, उस भूमध्य रेखा के दक्षिण में पश्चिम से पूर्व की ओर हमेशा पश्चिमा हवाएं चलती रहती है। और हिंद महासागर में जलीय भाग है, जलीय भाग से स्पर्श करती हुई पवनें चलेगी तो आर्द्रता युक्त रहेगी। अब गर्मी के दिनों में जो ग्रीष्मकालीन मानसून के बारे में पढ़ रहे हैं अपन, गर्मी के दिनों में भारत के तापमान में और वायु दाब में परिवर्तन हो जाने के कारण ये चलने वाली पवनें उत्तर की ओर मुड़ जाती है और उत्तर की ओर मुड़ जाने से भारत का दक्षिणी भाग तिकोना है, उससे प्रभावित होकर उससे टकरा करके और ये 2 भागों में विभाजित हो जाती है। कितने भागों में? 2 भागों में विभाजित हो जाती है। इसलिए इस ग्रीष्मकालीन मानसून की 2 शाखाएं हैं। ठीक है, यहां लिख देता हूं। ग्रीष्मकालीन मानसून की शाखा पहली है अरब सागरीय और दूसरी है बंगाल की खाड़ी। पहली शाखा तो अरब सागरीय शाखा है और दूसरी है बंगाल की खाड़ी की शाखा। ठीक है, तो ये ग्रीष्मकालीन मानसून की 2 शाखा हो गई, अरब सागरीय शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा। अरब सागरीय शाखा भारत के पश्चिमी तट से टकरा करके प्रारंभ होती है और भारत में सबसे पहले मानसून की दस्तक देने वाली शाखा होती है। ध्यान से सुनना और समझना, क्योंकि ये भारत का दक्षिणी भाग, पश्चिमी भाग इस ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवनों का एक तरह से पास में पड़ता है और सबसे पहले ये पश्चिमी तट से टकराती है। इसलिए ये ग्रीष्मकालीन मानसून की दस्तक देने वाली प्रथम शाखा होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से पश्चिमी तट से टकरा करके, अब देखो सबसे पहले कौन सी स्थान पर टकराती है? केरल के कालीकट
नामक स्थान पर टकराती है। नोट कर लेना, केरल के कालीकट नामक स्थान पर ये टकरा करके और भारत में प्रवेश करती है। अब इस पश्चिमी शाखा या अरब सागरीय शाखा की क्या क्या विशेषता है। अब ये कब से प्रारंभ होती है? प्रतिवर्ष जून के प्रथम सप्ताह में ये भारत में प्रवेश कर जाती है और भारत के पश्चिमी तट से ये टकरा करके प्रवेश करती है। पश्चिमी तट बहुत बड़ा है, उत्तर से दक्षिण की ओर फैला हुआ है। भारत के दक्षिणी भाग में जो केरल राज्य है, उस केरल राज्य में कालीकट नामक स्थान है और वह कालीकट एक बंदरगाह भी है। उस बंदरगाह से प्रवेश करती है और प्रवेश करने के बाद में यह आगे की ओर उत्तर की ओर मुड़ जाती है और इसके सहारे सहारे एक तरह से कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात और फिर राजस्थान में प्रवेश करती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये, अब देखो ये इसकी प्रमुख विशेषता क्या है। यह अस्थायी वर्षा करती है। प्रथम विशेषता इस प्रकार की है कि ये स्थायी रूप से वर्षा नहीं करती। थोड़ी देर के लिए वर्षा हो गई और इस प्रकार की वर्षा हो गई कि यहाँ पर वर्षा हो गई और दूसरे इसी के पास वाले क्षेत्र बिल्कुल सूखा पड़ा रह गया। तो प्रथम विशेषता तो इस प्रकार के वर्षा वितरण, अस्थायी रूप से वर्षा वितरण मिलता है। और दूसरी विशेषता है कि ये तूफानी पवनों के साथ में वर्षा करती है। तूफानी तेज चलने वाली पवनों के साथ वर्षा होती है। तूफान रूप में अब देखो ना, क्या नाम से जून के महीने में कितनी तीव्र गति से पवनें चलती है आंधी तूफान के रूप में, और थोड़ी देर के बाद में एक तरह से गर्जन के साथ में बिजली चमक करके और वर्षा हो जाती है, थोड़ी देर में वापस साफ मौसम। तो इस प्रकार का अस्थायी रूप में चलने वाली पवनें हैं। तीव्र गति से तूफान के रूप में पवनों के साथ में जो वर्षा हो जाती है, इस प्रकार की ये एक तरह से विशेषता है। अब भारत में भौतिक स्थल आकृतियों की विशेषताओं के आधार पर सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है, किस प्रकार से होती है, और अपने राजस्थान में भी किस प्रकार से वर्षा होती है। और दूसरी विशेषता है, सबसे पहले ये जब भारत के पश्चिमी तट से टकराती है और कालीकट से प्रवेश करती है और उत्तर की ओर मुड़ करके और आगे की ओर बढ़ती है। ठीक है, तो ये पवनें आगे की ओर बढ़ करके इस प्रकार से भारत के पश्चिमी तट से टकराती है। पश्चिमी तट इसका अधिक ऊंचा है, पहाड़ी नुमा अधिक ऊंचा है। इसको पश्चिमी घाट के नाम से भी जाना जाता है। घाट देखा होगा ना आपने, जैसे नदी में नहाने धोने के लिए घाट बनाया जाता है, तालाब के किनारे घाट बनाया जाता है, सीढ़ियां बना करके। इसी प्रकार की आकृति का बना हुआ है। इधर से देखने पर एक तरह से सीढ़ियां, जिस प्रकार से प्रकृति ने सीढ़ियां बना रखी हो, इस प्रकार की आकृति का बना हुआ है, अधिक ऊंचा है, इसलिए इसको पश्चिमी घाट के नाम से भी जाना जाता है। इधर से चलने वाली ये मानसूनी पवनें सबसे पहले इसी पश्चिमी घाट से टकराती है और पश्चिमी घाट से टकराकर ठंडी होकर
सबसे अधिक वर्षा भी इसी क्षेत्र में कर देती है और नदियों के द्वारा इसे टकराकर ये वर्षा एक तरह से वापस इसी अरब सागर में ये जल वापस आ जाता है। यानी कि इन पवनों के द्वारा, पश्चिमी पवनों के द्वारा होने वाली कुल वर्षा का 80% जल इसी पश्चिमी तट से टकराकर आगे नहीं बढ़ता है, इसी अरब सागर में नदियों के द्वारा आ जाता है। ठीक है, इस बात को नोट कर लेना। ये पश्चिमी तट अधिक ऊंचा होने के कारण, ये पश्चिमी तट अधिक ऊंचा होने के कारण इन पवनों को आगे बढ़ने के लिए अधिक ऊंची उठना पड़ता है और अधिक ऊंचा उठने के कारण ये पवनें आगे की ओर बढ़ जाती है। आगे की ओर बढ़ने के कारण इस पश्चिमी तट का जो ये पूर्वी क्षेत्र है, पूर्वी ढाल है, ये पश्चिमी ढाल और ये पूर्वी ढाल। भाई कोई भी पहाड़ होता है तो उसका ये पश्चिमी ढाल रहेगा और एक ये पूर्वी ढाल रहेगा। इधर से आने वाली पवनें पश्चिमी तट से टकराएगी सबसे पहले और आगे बढ़ना है तो इससे लांग करके ऊपर उठ करके आगे की ओर बढ़ेगी। अब आकर ऊपर उठी हुई पवनें आगे की ओर बढ़ जाती है और इसका जो पूर्वी ढाल है, ये पूर्वी ढाल है, ये सूखा पड़ा रह जाता है, इस पर वर्षा नहीं होती है। इसलिए इस पश्चिमी घाट का पूर्वी ढाल वृष्टि छाया प्रदेश कहलाता है। वृष्टि का मतलब वर्षा, उस वर्षा के छाया वाला भाग वृष्टि छाया प्रदेश कहलाता है। यानी कि वह पर्वतीय ढाल जहाँ से वर्षा मानसूनी पवनों के विपरीत अवस्था में, विपरीत दिशा में पड़ता है, उसको वृष्टि छाया प्रदेश के नाम से जाना जाता है। यानी कि यहाँ पर वर्षा बहुत ही कम होती है, आवश्यकता से भी कम। यानी कि पश्चिमी घाट से होने वाली वर्षा का 10% इस पूर्वी ढाल में वर्षा होती है। ठीक है, तो इसको वृष्टि छाया प्रदेश के रूप में जाना जाता है। तो इस तरीके से आप बिल्कुल स्लो स्पीड में चल रहे हैं, अपन साथ के साथ ही वीडियो को रिपीट करके नोट करते चलना, एक एक चीज को डायग्राम से समझते हुए चलना। अब आगे बढ़ते हैं। यही पवनें आगे की ओर बढ़ती है, ऊपर उठी हुई पवनें हैं क्योंकि पश्चिमी घाट को लांग करके ऊपर की ओर चली है, ऊपर की ओर उठी हुई पवनें हैं और ऊपर की उठी हुई पवनें अपनी राजस्थान की स्थिति यहाँ पर है। और ये अरावली है, अरावली अपर्दित हो चुका है, इसकी ऊंचाई कम है। ऊंचाई कम होने के कारण इस से ऊपर उठी हुई पवनें, अब देखो इसकी दिशा भी यही दिशा है और इस अरावली की दिशा भी यही है। अब इधर से चलने वाली पवनें इससे टकरा नहीं पाती है क्योंकि अधिक ऊंची होती तो इधर से चलने वाली पवनें इधर से टकराती। दूसरी विशेषता, जिस दिशा से दक्षिण पश्चिम दिशा से ये पवनें चलती है उसी दिशा में इस अरावली का विस्तार मिलता है। अरावली का विस्तार किधर से किधर की ओर है, कितनी बार कंपटीशनों में पूछा गया है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम से चलने वाली पवनें और दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर ही अरावली का विस्तार है। इसलिए इन पवनों को यह रोक नहीं पाती है,
और इसका अपर्दन होने के कारण इसकी हाइट कम है, इसलिए ये पौने पूर्वी भाग से स्पर्श करती हुई आगे की ओर बढ़ जाती है और इसका जो पश्चिमी भाग है वह सूखा पड़ा रह जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो चलने वाली जो पौने हैं उनसे संपूर्ण राजस्थान के दक्षिणी भाग में सबसे अधिक वर्षा होती है। तो इसमें दक्षिणी राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होने का कारण क्या है? एक तो अरावली का विस्तार है, दूसरी बात है दक्षिणी राजस्थान में सर्वाधिक वृक्षों की संख्या, वनों का विस्तार है। वनों का विस्तार होने के कारण इधर से चलने वाली ऊपर उठी हुई पवनों को भी एक तरह से कैच करके और नीचे की ओर ला देती है, क्योंकि इसके चारों तरफ वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक हो जाती है। टेम्परेचर डाउन होने के कारण ऊपर उठी हुई पवनें भी एक तरह से भारी होकर नीचे की ओर बैठ जाती है और नीचे संघनन की क्रिया होकर के तापमान की कमी होकर के और वर्षा कर देती है। अगर तापमान की अधिकता होती, कल्पना करके भी देखना, आजकल इस प्रकार के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि दक्षिणी भारत में अगर वनों की संख्या कम होती, वनों का विस्तार कम होता, तो यहाँ के वर्षा वितरण पर क्या प्रभाव पड़ता। तो इस तरीके का मतलब प्रत्येक चीज को समझते हुए पढ़ो और समझने के ऊपर ही मतलब वहाँ के ऑप्शन आते हैं और उसी के आधार पर कथन वाले क्वेश्चनों को अपन हल कर सकते हैं। आजकल कथन वाले क्वेश्चन आने लगे हैं और मैं इस टॉपिक को समझा करके और फिर इससे बनने वाले क्वेश्चनों के बारे में भी समझाऊंगा आपको, और अच्छी तरह से आप समझते हुए चले। स्लो स्पीड से चले, भले से जल्दबाजी नहीं है, परंतु एक एक चीज को अच्छी तरह से समझते हुए चले। ठीक, तो इस तरीके से दक्षिणी राजस्थान में वनों का विस्तार अधिक होने के कारण ये चलने वाले दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनें इनसे आकर्षित होकर सर्वाधिक वर्षा कर देता है। झालावाड़ में, बारां में, चित्तौड़ में, कोटा में, इन क्षेत्रों में सबसे अधिक वर्षा हो जाती है और अरावली क्षेत्र से स्पर्श करती हुई आगे की ओर बढ़ जाती है और ये एक तरह से पूर्वी जो राजस्थान है इसमें सर्वाधिक वर्षा हो जाती है और पश्चिमी जो भाग है वह मरुस्थलीय क्षेत्र है। अब देखो, ऊपर उठी हुई पवने हैं, इससे टकरा करके अरावली से टकरा करके वर्षा वितरण में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, परंतु पश्चिमी राजस्थान में फिर भी कम वर्षा होने का क्या कारण है, ये समझने वाली बात है। अब पश्चिमी राजस्थान रेतीला क्षेत्र है, पूर्वी राजस्थान की अपेक्षा तापमान अधिक मिलता है। तापमान अधिक होने के कारण वायु दाब कम हो जाता है। इधर से चलने वाली पवनें भी एक तरह से इसके संपर्क में अगर आती है पश्चिम राजस्थान के, तो वह भी गर्म होकर के ऊपर की ओर उठ करके आगे की ओर बढ़ जाती है, परंतु दक्षिण और दक्षिण पूर्वी राजस्थान के संपर्क में आने पर यहाँ के तापमान की कमी के कारण एक तरह से ये नीचे की ओर बैठ जाती है और नीचे बैठ करके संघनन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है, तापमान की कमी हो जाती है और वर्षा कर देती है। तो इस तरीके से मतलब ये दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनों के कारण पश्चिमी राजस्थान में और पूर्वी राजस्थान में वर्षा वितरण में होने वाले परिवर्तन को अच्छी तरह से समझते हुए पढ़ना और इसी के आधार पर आप लोग ये वर्षा वितरण के आधार पर होने वाले कथन के आधार पर कथनों वाले जो क्वेश्चन है वो इसी के ऊपर निर्भर करते हैं और उसी के अनुसार वो ऑप्शन देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप बने रहिए
और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। वर्तमान में जो एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है, टैगोर पीजी महाविद्यालय में बीए, बीएससी और एमए, एमएससी में एडमिशन प्रारंभ हो चुके हैं। जिन बच्चों ने 12वीं पास आर्ट्स से की है या साइंस से की है, वह बीए और बीएससी में एडमिशन ले सकते हैं। अपने दोस्तों को और पाड़ा मोहल्ला और अपने जो यार दोस्त हैं उनको एडमिशन दिलाएं, उनकी मदद करें, उनके डॉक्यूमेंट्स जुटाने में मदद करें। ठीक है, तो स्वस्थ रहिए, स्वच्छ रहिए और आसपास अपने वातावरण को स्वच्छ बनाए रखें और अच्छी मेहनत करें, सफलता प्राप्त करें। धन्यवाद।